स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं, विषय हिंदी से पाठ जनतंत्र का जन्म। इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम इसका सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं और बहुत ही आसानी से ये सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आने वाली है। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। सबसे पहले कवि का यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है, तो पढ़ते हैं। आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के समरिया घाट में हुआ था। ये जो है वीर रस के क्या थे, श्रेष्ठ कवि थे। और इनका जो जन्म है वो हुआ था 23 सितंबर 1908 को। कहाँ पर? बिहार के जो मुंगेर जिले के समरिया घाट में। वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। ये जो है प्राध्यापक थे, टीचर थे। कहाँ पर? विश्वविद्यालय में हिंदी के, और साथ ही साथ उस हिंदी विभाग के क्या थे? अध्यक्ष। उन्होंने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार 1965 से 1971 तक के रूप में भी कार्य किया। ये जो हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए हैं, कब तक से? 1965 से लेकर के 1971 तक। वे छायाउत्तरदर कवियों में पहली पीढ़ी के माने जाते हैं। उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश व क्रांति की क्या है? पुकार है। उनकी कविताओं में क्या होती है? ओज होती है, आक्रोश होते हैं, साथ ही साथ जो है क्रांति, एक जो परिवर्तन का जो पुकार है वो इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और इनको जो है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं राष्ट्र कवि किसको बोले जाते हैं, तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मजयी व उर्वशी आदि इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां रही है, रचनाएं रही है। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो ये सारी बातें हैं, इनका छोटा सा जीवन परिचय हमने देखा श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाठ में जो है जनता और उनका जो तंत्र है, यानी कि लोगों का जो जनतंत्र है, उसके बारे में ये जो है पाठ है कि किस प्रकार से जो है प्रजा का जो तंत्र है वो स्थापित होता है। इसी के बारे में कवि ने यहाँ पर उल्लेख किया है अपनी कविता के माध्यम से। और इसमें हम जो है सप्रसंग इसकी व्याख्या जो है देखने वाले हैं। तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो कापी पेन लेकर के भी बैठ सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए पहला पंक्ति यहाँ पर पढ़ते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ क्या है? तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो कहाँ से? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। ये छोटा सा इसका आपका संदर्भ रहेगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। प्रसंग की यदि हम बात करें तो प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग क्या होता है कि जो इन पंक्तियों में जो कवि बताना चाहते हैं उसको आपको लिखना है। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहता है कि इस पद्यांश में कवि ने जनता के जागने और उनके हक के लिए लड़ने के लिए उनको क्या किया है? प्रेरित किया है। मतलब जनता को अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इस पद्यांश में कवि ने उनको क्या किया है? प्रेरित किया है। तो ये था इसका प्रसंग। चलिए अब इसका व्याख्या जो है देखते हैं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति क्या बोल रही है कि सदियों की ठंडी बुझी राख क्या है? सुगबुगा उठी है। कहने का कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि सदियों से जो राख है, जो राख जो है बुझ चुकी थी, वो क्या हो गई है? फिर से उसमें आग जो है, चिंगारी जो है लग चुकी है। अर्थात जो जनता सदियों से जो है सो रही थी, वो जनता अब क्या हो गई है? जाग गई है। लोग अब जो है जाग गए हैं और वो अपना शासन करने के लिए क्या हो गए हैं? तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। फिर क्या बोलते हैं? मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। अब क्या है? जनता का शासन आ गया है, जनता अब शासन करने के लिए आ गई है। तो जो हमारी मातृभूमि है, जो मिट्टी है, वो क्या है? सोने का ताज पहन करके वो क्या करती है?
अपने आप को गर्व महसूस करती है कि अब जो है जनता उस पर क्या करेगी, शासन करेगी, ऐसा करके। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दो राह मतलब रास्ता दो। अब क्या दो, रास्ता दो, क्योंकि अब जो समय है वो क्या हो गया है, बदल गया है, समय अब बदल रहा है। और ये जो समय है वो किसका है, ये जो समय है वो सारी जनताओं का है। और सिंहासन खाली करो, जनता के लिए सिंहासन जो है खाली करो, क्योंकि अब जो है यहाँ पर जनता का क्या होगा, राज होगा। तो ये रहा इसका व्याख्या। चलिए एक बार और समझते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख जो है सुख बुगा उठी। सदियों से जो जनता सो रही थी और वो जो जनता है वो जाग गई है। और अब क्या होगा, जनता का शासन होगा, तो जो मिट्टी है वो भी सोने का ताज बन करके क्या कर रही है, गर्व कर रही है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। जो है अब समय जो है बदल रहा है, तो इनको क्या दो, रास्ता दो, और जनता के लिए क्या करो, सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब जो है जनता क्या करेगी, राज करेगी। तो ये था इसका, इस पंक्ति का व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर की पंक्ति यहाँ पर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। इसका संदर्भ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा दोस्तों। संदर्भ में आपको फिर वही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। यह हो गया इसका संदर्भ। प्रसंग कैसे लिखना है, इसका प्रसंग, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कवि ने इस पंक्ति में जनता के दुख और उनके भोलेपन, इसका क्या किया है, वर्णन किया है। जनता के दुख और भोलेपन को अपनी इस पंक्ति में उन्होंने बताया। तो इस प्रकार आप जो है प्रसंग इसको लिख सकते हैं। चलिए व्याख्या इसका देखते हैं। जनता हाँ मिट्टी की वही अबोध मूर्ति। कवि यहाँ पर जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि जनता मतलब कौन है जनता। फिर वो बोलते हैं कि ये वही जनता है जो मिट्टी की तरह क्या है, अबोध है। मतलब मिट्टी की तरह अबोध जनता वही है। मिट्टी जैसे उसको किसी भी रूप में क्या कर लो, आप रूप देना चाहते हो, उसी प्रकार से जनता को भी क्या बोला गया है, अबोध बोला गया है। वो जो है कोई भी कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप वो जो है सहते रहती है। जाड़े पाड़े की कसक सदा सहने वाली, मतलब सभी प्रकार की परेशानियों को जो है चुपचाप सहती रहती है। तो ये जो जनता है वही जनता है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, मतलब इन पर क्या हो रहा है, अनेक प्रकार से अत्याचार हो रहा है। जो शासक है, जो अंग्रेज है, इन्होंने क्या किया, जनता पर बहुत ही अत्याचार किया, फिर भी वो जो है मुंह नहीं खोलती, चुपचाप इन सारी चीज़ों को जो है सह रही थी। ये जो है वही जनता है। तो ये था इसका सप्रसंग व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। इसका संदर्भ फिर से वही रहेगा कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। अब इसका प्रसंग कैसे रहेगा दोस्तों, प्रसंग आपको लिखना है कि प्रसंग में लिखना है कि कवि ने जो है जनता के जो तकलीफ है, उनकी दर्द है, उनको बड़ा ही रहस्यमय तरीके से इसमें अपना वर्णन किया है। तो ये रहा इसका प्रसंग। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, यहाँ पर कवि बोलते हैं कि हाँ मैं मेरे जुबान की कसम खाता हूँ, ये वही जनता है जो सचमुच क्या है, बड़ी ही तकलीफ सहती है। मतलब कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं अपने जुबान की कसम खाता हूँ, ये वही जनता है जिसने सचमुच बड़ी क्या सही है, वेदना सही है, बड़े ही तकलीफ सही है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो है बहुत ही दर्द सही है, ठीक है कि जनता ने क्या किया है, सच में दर्द सहा है। इस पर जनता का क्या विचार है, मतलब जनमत क्या है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस पर जो है जनता का क्या विचार है, प्रश्न करता है यहाँ पर कवि ये सबसे रहस्यमय प्रश्न है कि क्या सभी जनता ने दर्द सहा, इस पर जनता क्या कहती है प्रश्न गूढ़, मतलब ये जो है बहुत ही रहस्यमय क्या है, प्रश्न है। मतलब सभी जनता ये इस पर
जो है क्या कहती है, ये सबसे बड़ा क्या है, रहस्यमय प्रश्न है। तो इसी को यहाँ पर कवि बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। इसका संदर्भ भी सेम रहेगा कि प्रस्तुत जो पद्यांश है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इसका प्रसंग आपको कैसे लिखना है दोस्तों, प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें जो है इन पंक्तियों में कवि ने जो है जनता की मासूमियत को जो है दर्शाया है, जनता कितनी मासूम है उसको इसमें दर्शाया। ये रहा आपका प्रसंग। चलिए व्याख्या इसका समझते हैं। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार लो सजा लो। कवि कहते हैं कि जनता बहुत ही क्या है, मासूम है, एक फूल की तरह। मतलब फूल की तरह जनता को क्या बताया है, मासूम बताया हुआ है। जिस तरह फूल का अलग अलग उपयोग होता है उसी प्रकार जनता को भी पता नहीं होता कि उसे कब चढ़ाना और कब उतारना है। कहने का अर्थ यह है कि फूल का अलग अलग उपयोग किया जाता है, कोई मंदिर में चढ़ाता है तो कोई किसी की मूर्ति पर चढ़ाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जनता को भी बहुत ही क्या है, फूल की तरह मासूम है, उसको कब क्या करना है ये सारी चीज़ें जो है उसको नहीं पता। अथवा या फिर जनता को यहाँ पर क्या बोला गया है, दूध पीती हुई बच्ची बोला गया है। मतलब एक जो दूध पीती हुई बच्ची जो बहुत ही क्या होती है, मासूम होती है, जिसको जो है आप 3-4 खिलौने दे करके उसको क्या कर सकते हो, बहला सकते हो। तो इसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि जनता जो है फूल के समान क्या है, बहुत ही मासूम है, उसको नहीं पता कि वो जो है कब उतार लिया जाता है, कब चढ़ा लिया जाता है। या फिर जो जनता है वो कैसी है, दूध मुही बच्ची है, जिसको आप जो है खिलौने को दे करके उसको क्या कर सकते हो, बहला सकते हो। तो ये था इसका सप्रसंग व्याख्या। आगे पंक्ति पढ़ते हैं। लेकिन होता भूडोल बवंडर उड़ते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इसका संदर्भ भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। ये इसका हो गया संदर्भ। प्रसंग आपको कैसे लिखना है इसका, कि कवि ने इस पंक्तियों में जो है जनता के क्रोध और उनके होने वाले परिवर्तन को क्या किया है, वर्णन किया है। तो इन पंक्तियों में जो है कवि ने जनता के क्रोध और उससे होने वाले परिवर्तन का क्या किया है, वर्णन किया है। तो ये रहा इसका क्या, प्रसंग। चलिए व्याख्या इसका समझते हैं। लेकिन होता भूडोल बवंडर उड़ते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब जनता को क्रोध आता है तो वो क्या करती है, और जब उनकी जो सहन शक्ति है वो टूट जाती है तो क्रोध से अपने जो है भौवें को चढ़ा लेती है। तो उससे क्या होता है कि धरती पर जो है बवंडर आ जाते हैं और भूकंप जो है आने लगते हैं। जब जो है जनता बहुत क्रोधित हो उठती है, अपना जो अत्याचार है वो सहन नहीं कर पाती, तो क्रोध से जो है जब वो व्याकुल हो उठती है, अपना जो भ्रिकुटी यानी कि जो भौवें हैं वो चढ़ाती है, तो जनता के क्रोध से जो है बहुत बवंडर और तूफान उड़ते हैं। इसी कारण से बोला जा रहा है कि दो राह समय के घर घर ना सुने, यानी कि अब जो है रास्ता दो, समय जो है बदल रहा है, अब सिंहासन को खाली करो, क्योंकि अब जो है इस सिंहासन पर जनता जो है राज करेगी, यानी कि अब ये जो सिंहासन है वो किसका हो जाएगा, जनता का हो जाएगा। ये था इसका सप्रसंग व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसका संदर्भ रहेगा सेम। प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। प्रसंग रहेगा इसका। प्रसंग आपको कैसे लिखना है कि जनता की समस्त जो शक्तियां हैं, जनता का जो बल है, उसका वर्णन जो है कवि ने यहाँ पर किया है। ये इसका आप जो है प्रसंग लिख सकते हो। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं क्या बोल रहा है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। कवि कहते हैं कि जब जनता जो है आक्रोश में आती है, जनता जब जो है क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, तो उसकी जो आवाज़ है, हुंकार, उसकी जो आवाज़ है, उससे जो है बड़े बड़े जो महलें हैं, उसकी जो नींव है वो भी क्या होती है, हिल उड़ती है। मतलब जनता जब जो है क्रोधित होती है तो उससे जो है बड़े बड़े जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो क्या होते हैं, कांप जाते हैं, हिल उड़ते हैं। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है।
और जनता जब जो है गुस्से से क्या करती है, सांस लेती है, तो बड़े बड़े जो राजा महाराजा है उनका जो ताज है वो हवा में उड़ता है। मतलब जितने भी अत्याचार जो लोग करते हैं वो सब जो है क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। जनता की रोके राह, समय में ताप कहाँ। और ऐसे जनता को जो बहुत ही क्या है, आक्रोशित है, जो बहुत ही क्रोधित है, ऐसे जनता को समय भी नहीं रोक सकता। समय में उतना ताकत नहीं कि ऐसी जनता को रोक सके। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। काल यानी कि समय। जनता जो है जिधर भी जाती है, समय भी उनके पीछे पीछे जो है चला जाता है। तो इसी को यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय, चीरते तीमर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। इसका संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है। प्रसंग में आपको लिखना है, इसका प्रसंग है कि कवि ने जनता के साकार सपनों का जो है वर्णन किया है। मतलब उनका जो सपना जब साकार होता है जनता का, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। व्याख्या चलिए इसका देखते हैं। अब 2 मतलब होता है वर्ष, शताब्दी मतलब सैकड़ों वर्ष, और सहस्त्राब्द मतलब हजारों वर्ष का जो अंधकार है, मतलब वर्षों, सैकड़ों वर्षों और हजारों वर्षों का जो अंधकार है वो अब क्या हो गया है, मिट चुका है, वो अब दूर हो गया है। और जनता जो है, आसमान की खिड़की से जनता का जो दहक है वो प्रकाशित होता है। मतलब अब जो है जनता जीत चुकी है और पूरे आसमान में क्या हो गया है, प्रकाश आ चुका है, और जो अंधेरा है वो दूर हो चुका है। यह और नहीं जनता का स्वप्न अजय, चीरते तीमर का वक्ष उमड़ता जाता है। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, जो जनता का जो स्वप्न पूरा होने का जो समय है वही है। और अब जो है जनता का जो स्वप्न है वो पूरा होने वाला है, और अंधकार है, जो अंधेरा है, मतलब जो शासक, जो अत्याचारी जो लोग हैं वो अब मिटने वाले हैं, साफ होने वाले हैं। तो ये था इसका प्रसंग व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सबसे विराट जनतंत्र का जगत आ गया, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर मुकुट धरो। संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इसका प्रसंग आपको कैसे लिखना है, इन पंक्तियों में जो है कवि ने जो है भारत के विराट जो जनतंत्र है उसका क्या किया है, वर्णन किया है। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन खाली करो। कवि यहाँ पर कवि कहते हैं कि 33 करोड़ जनता, 33 कोटि यानी कि 33 करोड़ जनता का अब जो शासन है वो यहाँ पर आ गया है। अब सिर्फ यहाँ पर क्या करेगी, जो जनता है वो क्या करेगी, राज करेगी। और उनके लिए क्या करो, सिंहासन को तैयार करो, उनके लिए सिंहासन जो है खाली करो। और इन 33 करोड़ जनता के लिए क्या करना है, सिंहासन तैयार करना है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। यानी कि आज जो है राजा का अभिषेक नहीं होगा बल्कि प्रजा का अभिषेक होगा। यानी कि अब जो है सिर्फ प्रजा ही शासन करेगी इस भारतवर्ष पर। तो ये था इसका सप्रसंग व्याख्या। चलिए आगे पढ़ते हैं पंक्ति। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। और इसका प्रसंग रहेगा कि जनता को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि यहाँ पर कवि बता रहे हैं। तो प्रसंग आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में जो है कवि ने जनता को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। तो इस प्रकार आप जो इसका प्रसंग लिख सकते हैं। व्याख्या आप चलिए समझते हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। अरे मूर्ख यानी कि हे मूर्ख, तू आरती को लेकर के, आरती की थाली लेकर के जो है तू किसे ढूंढ रहा है, मंदिरों में राजप्रसादों और महलों में। मतलब बड़े बड़े मंदिरों महलों में जो है आरती को लेकर के किसे ढूंढ रहा है। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। जो कवि यहाँ पर लोगों को, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको देवता का प्रतिनिधि बताते हुए बोल रहे हैं कि जो देवता है वो कहाँ पर आपको जो है सड़क पर गिट्टी तोड़ते हुए और खेत खलिहानों में आपको मिल जाएंगे। तो तुम आरती लेकर के जो है किसे ढूंढ रहे हो। तो ये थे इसका व्याख्या। आगे पढ़ते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं,
धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। संदर्भ रहेगा इसका कि प्रस्तुत पद्यांश रामधारी ऋषि दिनकर द्वारा रचित कविता जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। प्रसंग इसका आपको लिखना है दोस्तों। प्रसंग आप लिख सकते हैं कि कवि ने जो है मजदूरों की महत्ता, मजदूरों के जो हमारा प्रकार उनका जीवन में और इस भारतवर्ष में मजदूरों और किसानों का महत्व है, उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया है। तो इस प्रकार आप जो है अपने से प्रसंग लिख सकते हो। चलिए इसके व्याख्या जो है समझते हैं। व्याख्या है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को, यानी कि जो किसानों का फावड़ा जो हल होता है वो अब क्या बनेंगे, राज का प्रतीक जो है बनने वाले हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार करती है, मतलब धूल से सनी जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं, धूल से सने हुए मैले होते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, सोने से क्या करेंगे, श्रृंगार करेंगे। जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो अब सोने से क्या करेंगे, श्रृंगार करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अब वो जो है राज करेंगे इस भारतवर्ष पर। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करोगी जनता आती है। अब जो है इनको रास्ता दो, क्योंकि समय बदल गया है। अब सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, जनता का शासन होगा और उस जनता के लिए आपको सिंहासन खाली करना है। तो ये था आज का हमारा पाठ जनतंत्र का जन्म। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो पाठ है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और एक सुंदर सा कमेंट आपको चैनल में जो है कमेंट कर देना है, ताकि मुझको भी अच्छा लगे कि आप लोग को समझ में ये जो पाठ है वो आया हुआ है। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर चाहिए तो कमेंट में मुझको बता सकते हैं। बहुत ही सरल और सटीक आपके प्रश्न उत्तर जो है तैयार करके हम लाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।